हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगी। पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें मुख्य अंग है मुंह, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, इसोफेगस यानी कि ग्रास नली, अमाशय यानी कि स्टमक, लीवर यानी कि यकृत, गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, पेनक्रियाज अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, रेक्टम और एनस। तो अब हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इसकी प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। जब हम भोजन मुंह में डालते हैं तो दांतों द्वारा इसे चबाया जाता है और फिर जीभ चबाने में दांतों की मदद करता है और आहार को निगलने के लिए तैयार करता है। मुंह में प्रतिदिन करीब 1 से 1.5 लीटर लार उत्पन्न होता है। इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं जो वसा को शर्करा में बदलता है और कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन की शुरुआत करता है। फिर भोजन फेरिंग्स मतलब ग्रसनी में जाता है। ये है फेरिंग्स। जिसकी पेशियां निगलने में सहायता प्रदान करती है और सुरक्षा पूर्वक ग्रास नली में भोजन को पहुंचाता है। यह है आपका ग्रास नली। और फिर ग्रास नली से भोजन अमाशय में प्रवेश करता है। दोस्तों, जो सामने चित्र आपको दिख रहा है ये अमाशय का चित्र है। ये पूरा अमाशय है। अमाशय पेट के बाईं तरफ सामने की ओर स्थित होते हैं। यह एक थैली की तरह होता है जिसकी क्षमता करीब 1 लीटर होती है। इसकी झिल्लियों में पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचक रस का स्रावण करती हैं। इस रस में अम्ल और एंजाइम होते हैं जो दूध को जमाते हैं और प्रोटीन्स के पाचन की शुरुआत भी करते हैं। भोजन अमाशय में तकरीबन 1 से 5 घंटों तक रहता है और फिर अमाशय का निचला सिरा खुलकर भोजन को छोटी आंत में ढकेलता है। दोस्तों, ये सामने जो दिख रहा है ये आपकी छोटी आंत है। ये इतना पूरा ये आपकी छोटी आंत है जो लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है जो कि कुंडलित रूप में शरीर में रहता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाती है। फिर आंत्र गति के द्वारा भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है। यह है बड़ी आंत। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और व्यास 6 सेंटीमीटर। यह जल, लवण और अन्य पदार्थों का अवशोषण करता है। फिर बचते हैं व्यर्थ पदार्थ जो मल बन जाते हैं और मलाशय में एकत्रित होते हैं और एनस द्वारा फिर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, यकृत में भोजन भले ही होकर नहीं गुजरता, लेकिन यकृत पाचन की क्रिया में विशेष भाग लेते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन तकरीबन 1.5 kg होता है। दोस्तों, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर और इसका वजन 1.5 kg होता है। यह मुलायम और भूरे रंग का होता है, आप देख सकते हैं। यह हमारे शरीर के दाईं ओर स्थित होता है। आइए जानते हैं यकृत के कार्य कौन कौन से हैं। यह पित्त का उत्पादन करता है। दोस्तों, ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है। तो जान लीजिए दोस्तों, पित्त का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। यकृत के 2 भाग होते हैं, आप देख सकते हैं। एक भाग ये है और दूसरा भाग ये। आइए जानते हैं यकृत के कार्य कौन कौन से हैं। इसका मुख्य कार्य पित्त का उत्पादन। दोस्तों, ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है। तो जान लीजिए दोस्तों, पित्त का उत्पादन यकृत द्वारा होता है और ये ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करता है, यानी कि ग्लूकोज को तोड़कर ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है और उसका संग्रह भी करता है। आयरन, विटामिन B12 और विटामिन A और D का भी संग्रह करता है। विषैले पदार्थों को नष्ट भी करता है। अब हम पित्ताशय मतलब कि गॉल ब्लैडर के बारे में जानते हैं।
ये है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। ये हरे रंग का होता है, आप देख सकते हैं ये हरे रंग का है। यह यकृत के नीचे की ओर स्थित होता है। ये यकृत के नीचे की ओर स्थित है, आप देख रहे हैं। इसमें पित्त रस एकत्रित होता है जो कि लीवर से स्रावित होता है। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि पित्त रस लीवर से स्रावित होता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है। अब आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, हिंदी में इसे अग्न्याशय बोलते हैं। यह अमाशय के पीछे स्थित होता है। यह है पैनक्रियाज, यह अमाशय के पीछे स्थित होता है। यह इंसुलिन का उत्पादन करता है जिसकी कमी से डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। दोस्तों अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना पाचन तंत्र के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक के विषय में जानना है तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।